हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज़। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे न्यूज़पेपर 7 ऑफ दिसंबर 2021 के न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, कल के दिन हमने इस आर्टिकल को कवर अप किया था जिसमें ये था कि जो अनकन्फर्म जो न्यूज़ थी उसकी रिपोर्ट पर यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा, आर्मी के द्वारा एक फेस्टिवल के टाइम पीरियड में या एक एरिया है जहाँ पे अटैक कर दिया गया कुछ सिविलियंस के ऊपर, जिसमें लगभग इसमें यहाँ पे जानकारी दी गई है कि 14 सिविलियंस जो हैं नागालैंड के अंदर मारे गए हैं मिलिट्री या आर्मी ऑपरेशन के अंदर। यहाँ पे इसके बारे में कहा गया है, जिसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर जी के द्वारा ये कहा गया कि ये जो इंसिडेंट है या ये जो एक्शन जो लिया गया मिलिट्री के द्वारा, इस चीज़ को लेकर के एक्शन लिया जाएगा, है ना। और इसके ऊपर एक जांच कराई जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउसेस के अंदर इसको पास किया गया, जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, एसआईटी के द्वारा कंप्लीटली तरीके से इसकी क्या की जाएगी, निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या है इसमें पूरी सच्चाई, क्या क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देखा है ना। और यहाँ पे देखिए सीएम जो हैं यहाँ के नेफ्यू रियो, नागालैंड के जो सीएम हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल जो पावर दी गई है आर्म पुलिस को, आर्म फोर्सेस को, उसको रिपील किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो ये क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। क्लियर। तो नागालैंड के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो इन इनके द्वारा भी 14 अगस्त, देखिए इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त, लेकिन इनके द्वारा 14 अगस्त को ही, यानी एक दिन पहले ही, इन्होंने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर लिया अपने आप को, नागा नागा जो पीपल हैं इनके द्वारा। लेकिन सरकार के द्वारा इनको ये कहा गया कि भाई कि अभी आप रुक जाइए, अभी जिस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को अनाउंस किया है कि आप एक इंडिपेंडेंट पार्ट हैं या टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो ऐसा ना करें, आपके लिए भी कुछ करते हैं। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की गई, बिकॉज क्योंकि नागा जो है ये असम का ही पार्ट हुआ करता था। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने कल भी बताई, है ना, जिसमें नागा हिल्स जो रीजन है असम के अंदर आया करता था, है ना। और नेफा जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का ही ये एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन नागालैंड इंडिपेंडेंट कब हुआ या नागालैंड स्टेटहुड कब बनाया गया, तो 1963 के अंदर नागालैंड को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया 1 दिसंबर। इसीलिए दिसंबर मंथ जो है इनका स्टेटहुड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर। और साथ साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच एक फेस्टिवल इसके अंदर होस्ट किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है, और ऐसा कहा जाता है कि ये फेस्टिवल को ही जब सेलिब्रेट किया जा रहा था तब यहाँ पे आर्मी को ऐसी अनकन्फर्म रिपोर्ट दी गई कि कुछ इंसर्जेंसी यहाँ पे इस फेस्टिवल के अंदर देखने को मिली है। तो इसके ऊपर फिर क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया, और काफ़ी सारे सिविलियंस जो हैं इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नागा की टेरिटरी को लेकर के बात करें या ज्योग्राफी को लेकर के यहाँ पे बात की जाए, तो नागालैंड के नॉर्थ में जो स्टेट है उसे हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। ईस्ट में जो स्टेट है, सॉरी, वेस्ट में जो स्टेट है उसे हम असम कहते हैं। इसके अलावा ईस्ट में जो लगी हुई कंट्री है उसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, है ना। और इसके अलावा यदि हम साउथ की तरफ जाएं नागालैंड से, तो यहाँ पे उससे लगा हुआ जो स्टेट है वो है मणिपुर। तो ये है इसकी जोग्राफिकली बाउंड्री जो लगी हुई है 3 स्टेट्स और एक कंट्री के साथ में। क्लियर। इसके बाद हम बात करें नागालैंड जो है काफ़ी सारी जो ट्राइब्स है इसके लिए जाना जाता है।
है ना, लोथास है, उसके बाद में संगमा है, फोमस है, चैंक्स है, कीम्स है ना, हुंगामा है, उसके बाद में रेंगमाज हैं। तो ये काफ़ी सारी ट्राइब्स है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें यहाँ के इकोनॉमी के बारे में कि नागालैंड किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है ना। राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है, इसके बाद में कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है जिसको हम मेज़ भी कहते हैं। उसके बाद में पल्सेस का भी प्रोडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑयल, सीड्स, फाइबर, शुगर केन जैसी चीज़ों पर इसकी इकोनॉमी नागालैंड की टिकी हुई है ना, या डिपेंड करती है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करें नागालैंड की कैपिटल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में है नागालैंड अभी राइट नाउ। तो कोहिमा इसकी कैपिटल है। और बात करें यहाँ के सीएम के बारे में, तो नेफ्यू रियो यहाँ नागालैंड के सीएम हैं। और गवर्नर की यदि हम बात करें तो जगदीश मुखी नागालैंड के क्या हैं, गवर्नर हैं। असम के साथ में ये नागालैंड को भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं या संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर फोकस करनी है। क्लियर हुआ। इसके अलावा मैं बात करूं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल की जो शुरुआत है वो कब से की गई है, तो 2000 से यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा बात क्या की गई है वो हम देखेंगे अगले पेज की तरफ कि यहाँ पे एक एक्ट को रिपील करने को बात की जा रही है। तो ये एक्ट क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम अगले वाले पार्ट को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए उसके बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। आसपा एक्ट को यहाँ पे रिपील करने को लेकर के बात की गई है नागालैंड के सीएम के द्वारा कि इस एक्ट को या ये जो स्पेशल आर्म फोर्स जो एक्ट है इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। ये चर्चाएं यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो अब बात कर लेते हैं हम आसपा एक्ट के बारे में। आसपा एक्ट क्या है, तो ये एक एक्ट है जिसको लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि एक स्पेशल जो है पावर जो है प्रोवाइड करता है। तो AFPSA का मतलब है द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। देखिए यहाँ पे पूरा इसका फुल फॉर्म लिखा गया है ना। तो द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर जो एक्ट है 1958 में इसको लाया गया, 11 सितंबर में इसको पास किया गया। और ये इसीलिए बनाया गया था ताकि जितने भी डिस्टरप्ट एरियाज जो होते हैं उन वहाँ पे होने वाली जितनी भी इंसर्जेंसीज है उसे रोकने के लिए इसको इसको स्पेशल पावर जो है इस एक्ट के तहत प्रोवाइड की गई है ताकि इंसर्जेंसीज को इन एरियाज के अंदर क्या किया जा सके, रोका जा सके। क्योंकि काफ़ी सारी इनकी डिमांड है ना, सेपरेटिज्म को लेकर के, सेपरेट कंट्रीज को लेकर के, है ना। और आपस में ही इनके डिस्प्यूटेड हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे स्पेशल पावर जो है दिया गया आर्मीज़ को, ताकि इन सारी इंसर्जेंसीज को या अशांति जो फैली हुई है उसको यहाँ पे रोका जा सके। क्लियर। यहाँ पे अब इस एक्ट के तहत क्या है कि भाई सेक्शन 3 के तहत यहाँ पे लिखा गया है कि 5 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, है ना। और इनको शक के आधार पे भी क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है ना। इसके अलावा स्पेशल पावर के तहत आर्मीज़ को क्या और चीज़ें दी गई हैं कि भाई कि ये शूट कर सकते हैं यदि ऐसा लगता है आर्मी को, आर्म फोर्स को कि भाई कि कहीं ना कहीं दिक्कत है हो सकती है, तो उस चीज़ पे क्या किया जा सकता है, इनको अटैक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके अलावा शक के आधार पर या किसी भी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का भी यहाँ पे इनको राइट है विदाउट एनी वारंट। यहाँ पे बात की गई है किसी भी वारंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, इस स्पेशल पावर एक्ट के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। क्लियर हुई बात। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ।
तो ये है स्पेशल पावर एक्ट 1958 का, जिसके तहत यहाँ पे चर्चाएं की जा रही हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस अस्पा एक्ट के अगेंस्ट में एक विमेन के द्वारा हंगर स्ट्राइक की गई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक के नाम से जानी जाती है। तो उनका नाम बताना है और वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी कमेंट बॉक्स के अंदर देनी है। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश के अंदर एक शख्सियत हैं जो आई हुई हैं, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और ये भारत के दौरे पर इस समय आए हुए हैं, है ना। और काफ़ी सारे एग्रीमेंट हैं जो इंडिया और रशिया के बीच में साइन किए गए हैं। साथ में 2+2 डायलॉग जो है वो भी ऑर्गेनाइज की जा रही है। 2+2 डायलॉग ये पहली ऐसी समिट है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर उन्हीं के ही काउंटर पार्ट से मुलाकात करते हैं और काफ़ी सारे मुद्दों पर एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो लगभग ऐसा कहा गया है कि 28 एग्रीमेंट है जो इंडिया और रशिया के बीच में किए गए हैं। और इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप जो है ये इसको इसको और गहरा करने के लिए या और मजबूत करने के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल इंडिया रशिया समिट, जिसमें प्रेसिडेंट के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, रशियन प्रेसिडेंट, और इंडिया की तरफ से भारत के जो हैं प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। ये 21st एनुअल समिट है जिसको 2021 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। पहली समिट जो हुई थी वो सन 2000 के में ऑर्गेनाइज की गई थी। तब से लेकर के ये एनुअल समिट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्लियर हुआ? इसके अलावा और क्या बात की गई है? यहाँ पे 2+2 डायलॉग मिनिस्ट्रल समिट जो है उसमें राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या कहा गया है कि जो हमारा रुख जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का आपको देखने के लिए इसलिए मिलता है, अनप्रोवोकेड जो एग्रेशन जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई, क्योंकि रशिया के द्वारा काफ़ी सवाल उठाए गए कि आपका जो रुख है, मतलब इंडिया इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा किस कंट्री की तरफ। तो ऐसा कहा गया है रशिया के द्वारा कि आप यूएसए की तरफ ज़्यादा क्या हैं, डाइवर्ट होते हुए या उनकी तरफ ज़्यादा आप मोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी के द्वारा जवाब दिया गया कि भाई कि हमारा ये जो रूप जो है, या हम जो यूएसए की तरफ ज़्यादा मोल्ड होते हुए इसलिए दिख रहे हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया को पूरा सपोर्ट मिलता है चाइना को। तो चाइना को रोका जा सकता है, रशिया ये बोल सकता है कि भाई कि आप इस तरीके का जो एक्शन है या बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो क्यों कर रहे हैं इंडिया के साथ में, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के हमने कहा है कि भाई कि रशिया और इंडिया के बीच के जो रिलेशन जो अभी बहुत ज़्यादा ही क्या होते जा रहे थे, नेगेटिव होते जा रहे थे। तो उस चीज़ में ये जो समिट है वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी का काम करेगा, इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, मैंने पहले भी बोला आपसे, मिलिट्री टेक्निकल जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जो AK-203 राइफल्स को लेकर के है मैन्युफैक्चरिंग को, जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले 10 साल में यानी 2031 तक हम काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की गई। और इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में काफ़ी बड़े लेवल पे क्या है डिफेंस रिलेशंस हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, लगभग कुछ 62% के आसपास का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया रशिया से क्या करता है, परचेस करता है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे अभी हाल ही में S-400 जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये हमने रशिया के साथ में खरीदा है। इसके अलावा और चीज़ों को लेकर के बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भी हमने रशिया से के साथ में मिल करके इसको एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुली तरीके से इसको हमने लॉन्च किया या टेस्ट फायर किया, और आज की डेट में इंडिया के पास में ये मिसाइल है जो कि 290 किलोमीटर से आपको देखने को मिलेगा 650 किलोमीटर तक की रेंज की हमारे पास ब्रह्मोस रेंज या ब्रह्मोस सीरीज मिसाइल है। S-400 की बात करें तो 400 किलोमीटर की ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको हमने रशिया से
खरीदा है। 5 यूनिट हैं जो हमें रशिया ने प्रोवाइड की है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना के द्वारा ऑब्जेक्शन भी उठाए गए हैं कि रशिया के द्वारा इस मिसाइल को इंडिया को क्यों दिया जा रहा है या क्यों बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो टैंक्स हैं उनको लेकर के यहाँ पे डील की गई है ना। T-72 टैंक्स जो है वो, और इसके अलावा T-90 टैंक्स, ये 2 टैंक्स जो हैं वो रशिया के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा चॉपर को लेकर के बात की गई है, KA-226 जो चॉपर्स हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा AK-103 राइफल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा में और कौन कौन सी डील है, सबमरीन जो डील है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो डील है उसको लेकर के यहाँ पे डील की गई है। इसके अलावा हम बात करें एयरक्राफ्ट को लेकर के, तो ऐसे बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर के हमारे रशिया के साथ में काफ़ी बड़े लेवल पे क्या हैं रिलेशंस हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, नागा किलिंग पॉइंट टू दी आसपा पिट फॉल्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे फिर से वही चीज़ को कहा जा रहा है कि भाई आसपा जो एक्ट है इसको रिपील कर दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे डेमोक्रेसी को जो है वो काफ़ी लॉस हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए, यहाँ पे फिर से उसी चीज़ को लेकर के चर्चा की गई है। मतलब नागालैंड जो मैटर है इसको काफ़ी जगह पे कवर अप किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं होती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, 2+2 डायलॉग के अंदर फिर से वही चीज़ को मेंशन किया गया है जिस पर अभी हमने चर्चाएं की हैं, है ना। तो द बायलेटरल, यहाँ पे एक डील जो आपको है वो समझने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डील है वो ये है, अ बायलेटरल लॉजिस्टिक सपोर्ट डील रेसिप्रो जो प्रोकल एक्सचेंज है ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसको इन्होंने रिलोज जो एग्रीमेंट है ये नाम दिया गया है। ये बहुत जल्द होने वाली है। नेवी टू नेवी ये कोऑपरेशन MOU है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में इसको साइन किया जाएगा। मतलब ये वो एग्रीमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी बेस कैंप आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे उन कंट्रीज़ को एक्सेस मिल जाता है जिस तरीके का ये एग्रीमेंट कर लेता है। तो इंडिया और रशिया के बीच में इस तरीके के एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें ये कहा गया है कि यदि जिन भी कंट्रीज़ में जो बेस कैंप हैं रशिया के, वहाँ पे इंडिया को भी इस तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड या एक्सेस जो है वो प्रोवाइड हो जाए, ताकि वो उनके शिप को रिफ्यूल करा सकें या मेंटेनेंस करा सकें, है ना। ताकि जो वहाँ पे मैकेनिक वर्क है वो उसको वहाँ पे करा सकें कि यदि कुछ भी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके का लॉजिस्टिक्स जो एक्सचेंज है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस एग्रीमेंट के तहत, है ना। ये एग्रीमेंट ऑलरेडी इंडिया और US के साथ में है कि इंडिया और US आपस में मिलकर के एक दूसरे के जो नेवल जो बेस कैंप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका एक्सेस इन दोनों कंट्रीज़ के पास में है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लेमुआ कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसे कब साइन किया गया था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में क्या कहा गया है, देखिए मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और ज़्यादा गहरे करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को लेकर के बात की गई। और ये किस ओकेशन पे बात की गई है, तो मैत्री दिवस अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। 50वीं वर्षगांठ जो है ये बनाई गई है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सेरेमनी को क्या किया गया है, बनाया गया बांग्लादेश के द्वारा। और जिसमें ये कहा गया है कि भाई कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं उसको भी और मजबूती प्रदान करेगा। इस तरीके के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। 1971 में बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हुआ है। और भारत के द्वारा इस बांग्लादेश कंट्री को रिकॉग्नाइज भी किया गया कि ये एक सेपरेट क्या है
कंट्री है। सबसे पहली कंट्री जिसके द्वारा बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया गया था तो उस कंट्री को हम बोलते हैं भूटान। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में कि बांग्लादेश को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाली एज अ स्टेट या एज अ कंट्री कौन सी है, तो फर्स्ट कंट्री भूटान है। उसके बाद में इंडिया के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया। आप सभी को पता ही है कि 1971 से पहले ये ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन फाइनली 1971 में बांग्लादेश क्या हो गया, सेपरेट हो गया, इंडिपेंडेंट कंट्री निकल करके आई। बांग्लादेश की कैपिटल्स आप सभी को पता ही है, ढाका, और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिसे हम बोलते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बे ऑफ इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें 7 कंट्रीज आती हैं। 1997 में इस प्रकार के ग्रुप को क्रिएट किया गया था, जिसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इसके अलावा हम बात करें बांग्लादेश की करेंसी के बारे में, तो बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको हम टका बोलते हैं, टक्का। इसके अलावा बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल हमीद यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। दोनों के बीच की लाइन 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जानी जाती है। इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना। 4096 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ये बाउंड्री लाइन है दोनों दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा और जानकारी की बात करें तो मैत्री एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच में एक ट्रेन है जिसको चलाया जाता है। इसके अलावा बंधन एक्सप्रेस, तो ये दो नाम से ट्रेन है जिसको इन दोनों देशों के बीच में चलाया जाता है। एक तो मैत्री एक्सप्रेस है और दूसरी ट्रेन के बारे में यदि बात करें तो बंधन एक्सप्रेस। ये दो नाम से ट्रेन को ऑर्गेनाइज किया जाता है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के बीच में। क्लियर हुआ। इसके अलावा मैंने बॉर्डर लाइन के बारे में आपको बता ही दिया है। बांग्लादेश से 3 और से कवर जो स्टेट है भारत का उसे हम त्रिपुरा के नाम से जानते हैं। त्रिपुरा स्टेट जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ स्टेट है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गई हैं। क्लियर। इसके आगे हम बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पे म्यांमार के बारे में मेंशन किया गया है। भाई जो सुकी हैं, आंग सान सुकी जो हैं, इनको 4 साल के लिए क्या कर दिया गया है, प्रिजन दे दिया गया है। भाई 4 साल की सज़ा दी गई है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा, है ना। म्यांमार जनता चीफ जो हैं मिन ऑन्ग हेलिंग के द्वारा इस तरीके से इनको जेल की जो है सज़ा दी गई है। 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। और किस कारण से या किस वजह से ये सज़ा दी गई है, तो यहाँ पे मिलिट्री का कहना है। सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि 1 फरवरी 2021 में यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया यहाँ के मिलिट्री के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा। जनता यानी मीन्स यहाँ पे आर्मी की बात की जा रही है। और आर्मी चीफ है मिन ऑन्ग एलिंग, यहाँ पे लीडर हैं। डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी, डिक्टेटरशिप बोल रहा हूँ, आर्मी का रूल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया 1 फरवरी 2021 में। और जो यहाँ पे डेमोक्रेसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया यहाँ की आर्मी के द्वारा। और इतना यहाँ पे आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा वहाँ की जनता और यहाँ पर जो आर्मी है इनके बीच में। लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते करते क्या हुए हैं, मारे गए हैं मिलिट्री के अगेंस्ट में। और मिलिट्री ने उन लोगों के अगेंस्ट में वेपन्स का इस्तेमाल किया है ना। शूट एंड साइट का ऑर्डर देते हुए यहाँ पे सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की किया जा रहा है सारी सिचुएशन को। तो म्यांमार के बारे में मैं बता दूं, म्यांमार में ये पहली बार आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। म्यांमार में इससे पहले भी आपको
इस तरीके का जो मिलिट्री कू है वो देखने को मिलेगा। 1948 के बाद ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। लगभग कुछ 50 साल तक यहाँ पे आपको कू देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे डेमोक्रेसी आती है 2010 में, और उस पार्टी को हम बोलते हैं कौन सी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात होती है। एनएलडी पार्टी यहाँ पे आती है चुनकर के लोगों के द्वारा, जिसकी हेड आंग सान सू की होती हैं, और उसके बाद में 2015 में भी ये डबल से इलेक्शन लड़ करके आती हैं, और 2020 के इलेक्शन में ये वापस से इलेक्शन जीत करके आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2020-21 का जो इलेक्शन है उसमें ये जीत, बड़े नंबर से ये जीत हासिल करके आती हैं, और उसके बाद में यहाँ पर मिलिट्री 1 फरवरी को क्या कर देती है, मिलिट्री कू कर देती है। और ये कहा जाता है कि भाई ये जो इलेक्शन है म्यांमार के अंदर, ये एनएलडी पार्टी और उनके जितने भी मंत्री हैं या उनके जो भी पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा गलत तरीके से इस इलेक्शन को जीता गया। इस के आधार पर इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई। क्लियर। आगे बात करते हैं हम हमारे अगले पार्ट की तरफ, क्या बोला जाता है। म्यांमार के बारे में मैंने आपको और भी चीज़ें हैं जो बताई हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो नेपायदा यहाँ पर कैपिटल है ना, नेपायदा कैपिटल है म्यांमार की। इसको पहले हम बर्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये वही कंट्री है जहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा रोहिंग्यास जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ से देश निकाला दे दिया गया। इनको किसी भी तरीके से सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई, यहाँ पे इसके बारे में कहा गया। और वो पहली कंट्री आपको बताना है वर्ल्ड की जिसने रोहिंग्यास मुस्लिम्स को शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए पहली बार। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें हमारे अगले पार्ट की तरफ, आंग सान सू की के अलावा जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे विन मिंट, उनको भी क्या कर दिया गया, अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। आर्टिकल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। आज के एडिटोरियल पेज में भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देखने को मिला है, और वो चीज़ है कि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से जो केसेस हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनाना चाहिए, एक सारे जो भी केसेस हैं उनके ऊपर सुनवाई करना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे ऑथर के द्वारा कहा गया है। कौन कौन सी बातें कही गई हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जिक्र किया गया है आर्टिकल 356 को लेकर के। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को कुछ इमरजेंसीज पावर प्रोवाइड की गई। उन इमरजेंसीज पावर में एक होती है 352 आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आर्टिकल 356 होता है जिसमें कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, है ना। और तीसरा होता है फाइनेंशियली इमरजेंसी, जिसमें भी ये बात कही गई है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम्स को क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं किसके पास में चले जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यूनिटरी सिस्टम को ये क्या करता है, शो करता है। जबकि फेडरल सिस्टम तो क्या कहता है कि स्टेट्स को भी उनके तरीके से अपने नियम कानून बनाने का और उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का पूरा पूरा क्या है, राइट है। ये होता है फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई आर्टिकल 56 के तहत यदि प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाता है किसी भी स्टेट में, तो उस स्टेट के जितने भी पावर हैं वो किसके कंट्रोल में चली जाती हैं, सेंट्रल के कंट्रोल में चली जाती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उस स्टेट के अंदर किसको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। और गवर्नर को यही काम देखना होता है कि वो स्टेट सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन वो प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कि ये स्टेट जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को क्या किया जाए, लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ों में
सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स को जब रखा जा रहा था, जिसमें भी खास करके कहा गया आर्टिकल 356 को हम संविधान में रख जरूर रहे हैं, लेकिन इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि पता चला कि इस आर्टिकल का ही दुरुपयोग, है ना, मिस यूज सबसे ज़्यादा किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके अलावा दूसरी चीज जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, एक है यूएपीए के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यूएपीए के तहत भी क्या है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो इम्पॉसिबली तरीके से वहाँ से बेल नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। और यदि वो बेल लेना चाहता है तो वो बेल नहीं ले पाता है। इसके बारे में यहाँ पे जारी किया गया है, यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बात की गई है, किस किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं, देखिए मैं उसे मिस कर रहा हूँ। यस, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। देखिए इसके बारे में भी यहाँ पे ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है कि जिस जिस भी पार्टी को यहाँ पे लोगों के द्वारा फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, कि किसी भी यदि व्यक्ति को किसी पार्टी को पैसा प्रोवाइड करना है या फंड प्रोवाइड करना है, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत क्या कर सकते हैं, उस पार्टी को अपना फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए उस व्यक्ति को कहाँ जाना होगा, उस बैंक के अंदर जाना होगा और उस पार्टी के बॉन्ड्स को या वो क्या करेगा, उस पार्टी के फेवर में उसे फंड को प्रोवाइड करेगा और वो उस बैंक से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक जो है इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको क्या कर लेगा, वहाँ से ले लेगा और उन पार्टीज को ये बॉन्ड्स को क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा और वो उस बॉन्ड के थ्रू उस बैंक से क्या कर सकते हैं, पैसे को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या कहा गया ऑथर के द्वारा कि भाई कि किसने कितना पैसा दिया है इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया है इसके बारे में भी किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और ये चीज़ें सिर्फ 3 लोगों के बीच में ही रहती है, जिसने पैसे को इन्वेस्ट किया है वो, और जिस पार्टी को पैसा दिया गया है वो, और किसके थ्रू, जो मीडिएटर है, जिस जिस बैंक के थ्रू ये पैसे को बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होती है। तो इसे भी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लाना चाहिए कि भाई कि कितना पैसा यहाँ पे किस पार्टी को सपोर्ट के लिए दिया जा रहा है। तो ये कई सारे मामले हैं जिसमें कहा गया है ऑथर के द्वारा कि इसकी एक लिस्ट को आपको प्रिपेयर करना चाहिए और उन सारी चीज़ों में यहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है समय के हिसाब से। ये चर्चाएं इसके अंदर ऑथर के द्वारा की गई हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। तो देखिए वापस से वही चर्चाएं की गई हैं जो अभी तक हमने सबसे पहले वाले पेज के अंदर की गई हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बातें कही गई हैं कि भाई कि इंडिया का जो रुख है वो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया गया वो ये कहा गया कि भाई कि हम इसलिए यूएस की तरफ इतना ज़्यादा डाइवर्ट होते हुए दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि जो चीज़ें हैं या जो डिस्प्यूट्स जो हैं वो नॉर्दर्न साइड से इंडिया की टेरिटरी में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से ये कहा गया, ये इशारा किया गया चाइना की तरफ कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स आज 2 साल के अंदर देखने को मिले हैं और उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट है वो रशिया को, उसके दोस्त को दिया जाता है, यानी चाइना की तरफ सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से हमारा जो रुख है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ को ही बदलने के लिए इस तरीके के रिलेशंस को मजबूत किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और काफ़ी सारी डिफेंस डील को लेकर के यहाँ पे बात की गई है जो मैंने आपको शुरुआती पेज में बताया। देखिए S-400 है ना, उसके बाद में T-90, T-72 और सुखोई 30, MiG-29, MiG-21, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। उसके अलावा 2+2 डायलॉग के बारे में चर्चाएं की गई हैं, क्लियर। और स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप जो है, डिक्लेरेशन ऑफ दी जो इंडिया और रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो अक्टूबर 2000 में
की गई थी उसे अनलॉक किया गया है भाई, है ना। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्ट्रैटेजिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, एनर्जी, न्यूक्लियर टाइज, ट्रेड एंड कॉमर्स, कल्चर, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए गए हैं इंडिया और रशिया के बीच में। लगभग कितने पैक्ट साइन किए गए, कितने एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, तो 28 जो एग्रीमेंट है इनको साइन किया गया इंडिया और रशिया के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पे फिर से मैल न्यूट्रिशन को लेकर के वापस से चर्चाएं की गई हैं, तो इस आर्टिकल को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट आज के पेपर में आर्टिकल में एडिटोरियल पेज में नहीं लगा, तो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस में क्लियर हो गई हैं। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहुंचा सकते हैं, और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं उसका रिप्लाई प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, है ना। और आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।